कपूर हवेली की भव्यता रात के गहरे अंधेरे में एक डरावनी और विशाल छाया की तरह खड़ी थी, जिसकी ऊंची दीवारों पर सजे हुए कीमती पत्थर और सोने के झूमर अब भी शादी की चमक बिखेर रहे थे। आनन्या अपने भारी लाल रेशमी लहंगे में सजी हुई कमरे के एक सुदूर कोने में चुपचाप खड़ी थी, जबकि उसके मन में भविष्य की अनिश्चितताओं का एक गहरा समुद्र लगातार हिलोरे मार रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नया वैवाहिक जीवन एक ऐसे भव्य महल में शुरू होगा, जहां हवा में प्यार की जगह केवल नफरत और अहंकार की तीखी गंध रची बसी। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अचानक एक झटके से खुला और देविका कपूर अपनी महंगी सिल्क की साड़ियों की सरसराहट के साथ भीतर दाखिल हुई, जिसके चेहरे पर क्रूर जीत और गहरा तिरस्कार स्पष्ट रूप से नाच रहे थे। उसने आनन्या की ओर एक ठंडी और चुभती हुई नजर डाली, जैसे वह कोई जीवित इंसान न होकर कोई पुराना कूड़ा देख रही हो, जिसे गलती से इस पवित्र और अमीर घर के अंदर लाया गया हो। उसकी आंखों में छिपी हुई नफरत यह साफ बता रही थी कि वह इस साधारण लड़की को कभी भी अपने प्रतिष्ठित खानदान की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली थी। देविका ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर अपनी तीखी और ऊंची आवाज में यह सख्त आदेश दिया कि आज की रात आनन्या को इस आलीशान मखमली बिस्तर पर सोने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसने बड़े गर्व से तर्क दिया कि एक दरिद्र और निम्न वर्ग के परिवार से आई लड़की को अचानक इतनी सुख सुविधाएं मिलना उसके दिमाग को खराब कर सकता है, इसलिए उसे फर्श पर ही सोना होगा। राहुल, जो उसका कानूनी पति था, अपनी मां के इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर केवल चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहा, जैसे उसमें सच बोलने का साहस नहीं था। आनन्या ने अपने पति राहुल की कायरता को बहुत करीब से देखा और उसके दिल में एक पल के लिए गहरी निराशा की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और अपना सिर ऊंचा रखा। उसने महसूस किया कि इस घर के सुनहरे पिंजरे में रहने वाले लोग मानसिक रूप से बहुत छोटे और संकीर्ण सोच वाले थे, जो केवल धन की चमक से ही लोगों की पहचान और उनकी कीमत तय करते थे। उसने कोई भी आंसू नहीं बहाया और न ही कोई शिकायत की, क्योंकि वह जानती थी कि कमजोरी दिखाना इन भेड़ियों के सामने खुद को समर्पित करने जैसा होगा। देविका ने एक पुराना और फटा हुआ पतला कंबल फर्श की ठंडी संगमरमर की टाइलों पर फेंक दिया और बड़ी हिकारत के साथ कहा कि यही आनन्या का असली स्थान है, जिसे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने जोर देकर कहा कि सुबह होने से पहले आनन्या को उठकर घर के सभी नौकरों के साथ काम में हाथ बंटाना होगा, क्योंकि एक भिखारी की बेटी कभी भी इस कपूर साम्राज्य की असली मालकिन नहीं बन सकती है। हर शब्द एक जहरीले तीर की तरह आनन्या के आत्मसम्मान को छलनी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोश आग जल रही थी। जब देविका कमरे से बाहर चली गई और राहुल ने भी बिना कुछ कहे अपनी आंखें मूंद लीं, तब आनन्या ने धीरे से फर्श पर अपना स्थान ग्रहण किया, जो बर्फ की तरह ठंडा और कठोर महसूस हो रहा था। उसने अपने शरीर को उस पतले कंबल में समेट लिया और खिड़की से बाहर चमकते हुए तारों को देखते हुए अपनी मां की उन बातों को याद किया, जो हमेशा संघर्ष के समय धैर्य रखने की प्रेरणा देती थीं। वह केवल एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जिसने जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपना रास्ता बनाना बहुत अच्छी तरह से सीखा था। रात के सन्नाटे में आनन्या को हवेली के भीतर की खोखली आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो शायद इस परिवार के पतन और उनकी छिपी हुई बुराइयों की गवाही दे रही थीं, जिन्हें दुनिया से छुपाया गया था। उसने ठंडे फर्श पर लेटे हुए ही इस हवेली के वास्तुकला और सुरक्षा के इंतजामों का मानसिक नक्शा बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी रणनीतिक सोच उसे हर पल सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती थी। उसे पता था कि यह अपमान केवल एक अस्थायी दौर है और जल्द ही समय का चक्र घूमेगा, जिससे इन घमंडी लोगों का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। बाहर बरामदे में कुछ नौकर आपस में फुसफुसा रहे थे और आनन्या की बदकिस्मती पर सहानुभूति जता रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था
कि यह लड़की किसी की दया की मोहताज बिल्कुल नहीं थी। आनन्या ने अपनी बंद आंखों के पीछे उन सभी चेहरों को याद किया जिन्होंने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, और उसने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि वह अपनी गरिमा को कभी भी कम नहीं होने देगी। उसे एहसास था कि गरीबी कोई अपराध नहीं है, बल्कि दूसरों की आत्मा को कुचलना सबसे बड़ा पाप है, जिसके लिए देविका को एक दिन भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही थी, फर्श की ठंडक आनन्या की हड्डियों तक पहुंचने लगी थी, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत बना रहा और उसने अपनी मानसिक शक्ति से उस शारीरिक दर्द को हरा दिया। वह अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, ताकि आने वाले कल की चुनौतियों के लिए अपने शरीर और मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर सके। इस दौरान राहुल बगल के आलीशान बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था, जो उसकी संवेदनहीनता और अपने परिवार के प्रति अंधेपन का एक जीता जागता प्रमाण था। अचानक आनन्या के दिमाग में कुछ पुरानी धुंधली यादें ताजा होने लगीं, जहां एक ऊंचे कद का प्रभावशाली व्यक्ति उसे अपनी बाहों में उठाकर सुरक्षा का एहसास दिलाता था, लेकिन वह चेहरा धुंध में खोया हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी पहचान केवल उस छोटे से गांव की झोपड़ी तक सीमित नहीं है जहां उसका पालन पोषण हुआ था, बल्कि उसके खून में कुछ ऐसा है जो बहुत शक्तिशाली था। इन विचारों ने उसे उस काली और अपमानजनक रात में भी एक अजीब सी आंतरिक शांति और सुरक्षा प्रदान की, जिससे उसका आत्मबल और अधिक बढ़ गया था। हवेली के सुरक्षा गार्डों के जूतों की आवाज गूंज रही थी, जो यह दर्शाती थी कि कपूर परिवार अपनी दौलत को लेकर कितना असुरक्षित था, और वे हर बाहरी चीज को एक संभावित खतरे के रूप में देखते थे। आनन्या ने महसूस किया कि सच्चा धन और शक्ति बैंक खातों में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता में होती है, जिसे न तो कोई खरीद सकता है और न ही कोई छीन सकता है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस घर की सड़ी गली परंपराओं को चुनौती देगी और एक ऐसी मिसाल कायम करेगी जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा गर्व के साथ याद रखेंगी। सुबह की पहली किरण अभी निकलने ही वाली थी कि आनन्या ने अपनी आंखें खोलीं और बिना किसी झिझक के उस ठंडे फर्श से उठ खड़ी हुई, जैसे उसने वहां कोई कठिन तपस्या पूरी की हो। उसके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक नई चमक और संकल्प दिखाई दे रहा था जो किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव था। उसने अपने फटे हुए कंबल को करीने से तह करके एक तरफ रख दिया और अपने कपड़ों को ठीक किया, क्योंकि उसे पता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। कमरे की खिड़की से दूर क्षितिज पर सूरज की लालिमा दिखाई देने लगी थी, जो एक नए युग के आगमन का संकेत दे रही थी, और आनन्या ने उस रोशनी को बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसने महसूस किया कि प्रकृति भी उसे यह संदेश दे रही है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, उसे प्रकाश के सामने झुकना ही पड़ता है। उसके भीतर का रणनीतिकार अब सक्रिय हो चुका था और वह हर संभावित स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, चाहे वह देविका का नया हमला हो या कुछ और। इतने में देविका का एक वफादार नौकर कमरे में आया और उसने बड़े ही असभ्य तरीके से आनन्या को रसोई में पहुंचने का आदेश दिया, जहां उसे पूरे परिवार के लिए चाय और नाश्ता तैयार करना था। आनन्या ने उस नौकर की आंखों में झांका, जिससे वह घबरा गया और अपनी नजरें फेर लीं, क्योंकि उसने उस लड़की की आंखों में वह डर नहीं देखा जिसकी उसे पूरी उम्मीद थी। वह बिना एक शब्द बोले रसोई की ओर चल पड़ी, लेकिन उसके चलने का अंदाज एक नौकरानी जैसा नहीं, बल्कि एक रानी जैसा था जो अपने साम्राज्य का निरीक्षण करने निकली हो। रसोई में काम करते हुए भी आनन्या ने अपनी गरिमा को बनाए रखा और अत्यंत कुशलता के साथ सभी कार्यों को पूरा किया, जिससे वहां मौजूद अन्य रसोइये और कर्मचारी उसकी दक्षता को देखकर हैरान रह गए। उसने किसी से कोई बात नहीं की और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे वह इस तुच्छ वातावरण से बहुत ऊपर की कोई हस्ती हो। उसकी खामोशी कपूर परिवार के उन सदस्यों के लिए एक मूक चुनौती थी जो उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और सुरक्षा गार्डों के चिल्लाने की आवाजें रसोई तक पहुंचने लगीं, जिससे पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी और हड़कंप मच गया। देविका और राहुल भी अपने कमरों से बाहर निकल आए, क्योंकि इतनी सुबह किसी का इस तरह बिना अनुमति के आना कपूर परिवार के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उनके घमंड के खिलाफ था। आनन्या ने अपनी उंगलियों से आटा झाड़ा और मुख्य हॉल की तरफ बढ़ने लगी, जहां से शोर की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं और माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मुख्य हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि दर्जनों काले रंग की बख्तरबंद गाड़ियां हवेली के अहाते में खड़ी थीं और हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी पोजीशन ले रहे थे, जैसे कोई युद्ध शुरू होने वाला हो। कपूर परिवार के लोग इस दृश्य को देखकर बुरी तरह सहम गए थे और उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा शक्तिशाली प्रदर्शन नहीं देखा था। बीचों बीच एक बहुत ही कीमती और भव्य लिमोजिन कार खड़ी थी, जिसके दरवाजे पर एक राजसी सुनहरी मोहर लगी हुई थी, जो शक्ति का प्रतीक थी। कार का दरवाजा एक अंगरक्षक ने धीरे से खोला और उसमें से राजेंद्र सिंघानिया बाहर निकले, जिनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और कड़क था कि उनके सामने कपूर परिवार के लोग किसी तुच्छ कीड़े के समान लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर और अडिग भाव था और उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन लोगों में होती है जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने बिना किसी की ओर देखे सीधे हवेली के अंदर कदम रखा और उनके पीछे कमांडो की एक पूरी सेना सुरक्षा घेरा बनाकर चलने लगी। देविका ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की और डगमगाती आवाज में उनसे उनके आने का कारण पूछा, लेकिन राजेंद्र सिंघानिया ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं थी। उनकी नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे रसोई के द्वार पर खड़ी आनन्या पर जाकर टिक गईं और एक पल के लिए उनके कठोर चेहरे पर ममता और दुख के मिले जुले भाव उभरे। हॉल में सन्नाटा छा गया था और हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि देश का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति इस गरीब लड़की को इस तरह क्यों देख रहा है। राजेंद्र सिंघानिया धीरे धीरे आनन्या की ओर बढ़े और जब वे उसके बिल्कुल पास पहुंचे तो उनकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा, जिसे उन्होंने तुरंत पोंछ दिया ताकि अपनी कमजोरी न दिखा सके। उन्होंने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में आनन्या का वह नाम पुकारा जो उसने सालों पहले सुना था और जो उसकी धुंधली यादों के गहरे तहखाने में कहीं छिपा हुआ था। पूरा कपूर परिवार यह सब देख रहा था और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे किसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। आनन्या ने भी उस व्यक्ति को देखा और उसे लगा जैसे उसके जीवन की अधूरी पहेली का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, जिससे उसका पूरा अस्तित्व हिल गया था। उसने महसूस किया कि फर्श पर बिताई गई वह काली रात केवल एक छोटी सी परीक्षा थी जो उसे इस महान सत्य और शक्ति के स्वागत के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक थी। उस पल में हवेली की चमक फीकी पड़ गई थी और केवल आनन्या का व्यक्तित्व ही उस पूरे स्थान पर राज कर रहा था, जो एक नई शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण कपूर हवेली के ऊंचे झरोखों से छनकर रसोई की ठंडी और पथरीली जमीन पर गिर रही थी, जहां आनन्या पहले से ही अपने काम में जुटी हुई थी। उसके चेहरे पर रात भर फर्श पर सोने की कोई थकान या शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था जो किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसा महसूस हो रहा था। उसने बहुत ही सादगी और कुशलता के साथ चाय के बर्तन चढ़ाए और सब्जियां काटने लगी, जैसे वह इस माहौल की आदी हो चुकी हो और उसे किसी भी अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। देविका कपूर अपनी रेशमी और खड़खड़ाती साड़ी को संभालते हुए रसोई में प्रविष्ट हुई और उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत और तिरस्कार की चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उसने आनन्या के हाथ में मौजूद चाकू और कटी हुई सब्जियों को बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उसे इस घर के कीमती बर्तनों को छूने की हिम्मत कैसे हुई।
उसने आनन्या की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उसे अपवित्र और मनहूस करार दिया, जिससे वहां खड़े अन्य नौकर भी डर के मारे बुरी तरह सिहर उठे थे। राहुल भी अपनी मां के पीछे पीछे दबे पान वहां आ पहुंचा था, लेकिन उसके चेहरे पर अपनी पत्नी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि वह केवल अपनी मां की चापलूसी करने में लगा था। उसने अपनी भारी आवाज में आनन्या को डांटा और कहा कि वह यहां केवल एक दासी की तरह रहने के लिए आई है ना, कि कपूर खानदान की बहू बनने के लिए। आनन्या ने बेहद शांत रहकर उनकी हर कड़वी बात को सुना और अपने मन में उन सभी अपमानों का हिसाब रखना शुरू कर दिया जो उसे पिछले कुछ घंटों में सहने पड़े थे। रसोई के कोने में खड़े पुराने नौकर आनन्या की सहनशक्ति को देखकर मन ही मन उसकी सराहना कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी लड़की में इतनी बहादुरी और गरिमा नहीं देखी थी। वे जानते थे कि देविका का अत्याचार इस मासूम लड़की के लिए एक बड़ी परीक्षा है जो शायद उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, पर वे मजबूर थे। वातावरण में एक अजीब सा तनाव व्याप्त था और ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें भी इस घोर अन्याय के खिलाफ चुपचाप गवाही दे रही थीं, जो वहां लगातार घटित हो रहा था। अचानक हवेली के बाहरी गेट पर लगे बड़े लोहे के दरवाजों के जोर से टकराने की आवाज आई, जिससे पूरी रसोई और हॉल का फर्श कांपने लगा और खिड़कियों के शीशे भी बुरी तरह खड़खड़ाने लगे। देविका और राहुल घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सुबह किसी भी बड़े मेहमान के आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी और न ही कोई सूचना मिली थी। बाहर से सुरक्षा गार्डों के चिल्लाने और इधर उधर भागने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे यह साफ था कि हवेली के भीतर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया था। काले रंग की कम से कम 10 बख्तरबंद एसयूवी गाड़ियां एक साथ तेजी से हवेली के बगीचे में दाखिल हुईं और धूल का एक बड़ा गुबार पीछे छोड़ते हुए मुख्य द्वार के सामने घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। इन गाड़ियों की खिड़कियां पूरी तरह काली थीं और उनके दरवाजों पर सुनहरे रंग का एक विशेष राजकीय चिन्ह चमक रहा था, जो सिंघानिया साम्राज्य की अपार शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड भी इन शक्तिशाली मशीनों और उनके साथ आए आधुनिक हथियारों को देखकर अपनी जगह पर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। गाड़ियों से लगभग 20 से अधिक ब्लैक कमांडो बाहर निकले, जो पूरी तरह अत्याधुनिक संचार उपकरणों और हथियारों से लैस थे, और उन्होंने बिजली की गति से पूरी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। देविका कपूर, जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझती थी, इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर बुरी तरह थर-थर कांपने लगी और उसके हाथ से चाय का कीमती गिलास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी और राजेंद्र सिंघानिया की निजी सेना उसके घर में क्या कर रही थी। सबसे बीच वाली आलीशान गाड़ी का दरवाजा एक वरिष्ठ अधिकारी ने बहुत ही सम्मान के साथ खोला और उसमें से राजेंद्र सिंघानिया अपने शानदार काले कोट और अडिग व्यक्तित्व के साथ बाहर निकले। उनके हर कदम में एक ऐसी धमक थी जो जमीन को हिला देने वाली थी, और उनकी गहरी आंखों में एक भीषण क्रोध और संकल्प की ज्वाला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी घड़ी पर समय देखा और अपनी टोपी को ठीक करते हुए सीधे कपूर हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर अपने कदम बहुत तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए। राहुल ने लड़खड़ाते हुए आगे बढ़कर राजेंद्र सिंघानिया का स्वागत करने की कोशिश की, लेकिन सिंघानिया के अंगरक्षकों ने उसे एक ही झटके में रास्ते से हटा दिया, जैसे वह कोई छोटा सा मामूली पत्थर हो। राजेंद्र ने बिना रुके हॉल के भीतर प्रवेश किया और उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरे कमरे का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो ऐसा महसूस होने लगा था। उन्होंने अपनी गंभीर और कड़क आवाज में पूछा कि इस घर के मालिक कहाँ हैं और उनकी बेटी आनन्या को किस अंधेरे कोने में छिपाकर रखा गया है। देविका, जो अब तक रसोई के द्वार पर खड़ी थी, यह सुनकर सन्न रह गई कि राजेंद्र सिंघानिया आनन्या को अपनी बेटी कह रहे थे, जबकि वह उसे एक अनाथ और गरीब लड़की समझती थी। उसने अपनी कांपती आवाज को संभालने की कोशिश की और झूठ बोलने का साहस जुटाते हुए कहा कि आनन्या यहां एक मामूली कामगार के रूप में आई है और उसका
आपसे कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने एक ठंडा और क्रूर ठहाका लगाया, जिससे हवेली की छत भी कांप गई, और उन्होंने अपनी जेब से कुछ बहुत ही गुप्त दस्तावेज बाहर निकाले। उन दस्तावेजों में अनन्या के जन्म का प्रमाण पत्र और एक ताजा डीएनए रिपोर्ट थी, जो यह साबित करती थी कि वह वर्षों पहले एक दुर्घटना में खोई हुई सिंघानिया खानदान की इकलौती वारिस थी। राजेंद्र सिंघानिया ने बड़े गर्व से घोषणा की कि उनकी बेटी को खोजने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के खुफिया तंत्र को काम पर लगा दिया था, और आज उनकी वह लंबी खोज पूरी हुई है। उन्होंने देविका की आंखों में झांकते हुए कहा कि उसे अपनी इस घृणित हरकत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उसने सिंघानिया राजकुमारी का अपमान किया है। अनन्या, जो अब तक रसोई के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी, धीरे धीरे बाहर आई, और उसकी आंखों में वह तेज था जो राजेंद्र सिंघानिया के व्यक्तित्व से हूबहू मिलता जुलता दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही राजेंद्र के चेहरे की कठोरता पूरी तरह पिघल गई, और वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे अपने गले से लगा लिया, जैसे कोई कीमती खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उनके आंसुओं ने यह साफ कर दिया कि एक पिता की ममता और उसकी तड़प किसी भी धन दौलत और शक्ति से कहीं अधिक महान और अटूट होती है। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था, और कपूर परिवार के सदस्यों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका विनाश निश्चित रूप से शुरू हो चुका है। राहुल ने घुटनों के बल गिरकर अनन्या से माफी मांगने की कोशिश की और कहने लगा कि वह उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अनन्या ने अपनी नजरें पूरी तरह फेर लीं। उसे वह ठंडी फर्श और रात भर की गई बेइज्जती याद थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर इतनी आसानी से भूलने या माफ करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। राजेंद्र सिंघानिया ने अपने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि इस हवेली के सभी कानूनी कागजातों की जांच की जाए और कपूर परिवार के हर एक व्यवसाय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हाथ उनकी बेटी को फर्श पर सोने के लिए मजबूर करते थे, वे अब कानून की सलाखों के पीछे रहने के लायक ही बचे हैं। उनकी आवाज में न्याय की वह ताकत थी जिसे सुनकर देविका के पसीने छूटने लगे, और वह अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लगी। अनन्या ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बड़ी शांति से कहा कि वह अब इस जहरीले घर में एक पल भी और नहीं रहना चाहती, और वह सिंघानिया साम्राज्य की अपनी नई पहचान अपनाएगी। उसने अपनी सासू मां की ओर देखते हुए एक अंतिम मुस्कान दी, जो किसी दया की नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी की थी जिसे देविका कभी समझ नहीं पाई थी। वह जानती थी कि उसके जीवन का असली संघर्ष अब शुरू होगा, जहां उसे न केवल अपनी रक्षा करनी है बल्कि खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस पाना है। सिंघानिया के अंगरक्षकों ने तुरंत अनन्या का सामान, जिसे उसने एक छोटी सी पोटली में बांध रखा था, अपने हाथों में ले लिया और उसे पूरे सम्मान के साथ कार की ओर ले जाने लगे। रास्ते में खड़े नौकरों ने झुककर अनन्या का अभिवादन किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी असली मालकिन अब अपनी असली सत्ता की ओर कदम बढ़ा रही थी, जो अत्यंत प्रभावशाली थी। कपूर हवेली की चमक अब बुझती हुई लग रही थी, और सिंघानिया का कारवां जीत के साथ वहां से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जैसे ही अनन्या उस आलीशान गाड़ी में बैठी, उसे अपनी पुरानी गरीबी और अपमान के दिनों का अंत होता हुआ महसूस हुआ, और एक नई जिम्मेदारी का बोझ भी उसके कंधों पर आ गया। उसने देखा कि उसके पिता की आंखों में न केवल प्यार था, बल्कि एक ऐसी उम्मीद भी थी कि उनकी बेटी उनके साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। गाड़ियों का काफिला तेजी से हवेली के गेट से बाहर निकला, और धूल का एक ऐसा बादल पीछे छोड़ गया जिसने कपूर परिवार के घमंड को पूरी तरह ढंक लिया था। रास्ते भर राजेंद्र सिंघानिया अपनी बेटी को उन सभी सालों की कहानियां सुनाते रहे जो उन्होंने उसे ढूंढने में बिताए थे, और अनन्या उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सहनशीलता और उसके चरित्र की मजबूती वास्तव में उसी महान खून का हिस्सा थी जो उसके पिता की रगों में भी पूरी तीव्रता के साथ दौड़ रहा था।
उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी इस नई शक्ति का उपयोग केवल बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि अन्य पीड़ितों के भले के लिए भी करेगी। शहर की सड़कों पर जब वह काफिला गुजरा तो लोग अपनी खिड़कियों से झांककर देखने लगे कि आखिर सिंघानिया साम्राज्य में ऐसी कौन सी हलचल हुई है जिसने पूरी व्यवस्था को हिला दिया है। अनन्या ने खिड़की के कांच से बाहर की दुनिया को देखा, जो अब उसे पहले से बहुत अलग और संभावनाओं से भरी हुई लग रही थी, क्योंकि उसके पास अब असीम सत्ता थी। उसने अपनी बंद मुट्ठी को भींचा और यह प्रतिज्ञा दोहराई कि वह कभी भी उस साधारण लड़की को नहीं भूलेगी जिसने उस ठंडी फर्श पर अपनी रात काटी थी। सिंघानिया पैलेस की ऊंची मीनारें अब सामने दिखाई देने लगी थीं, जो कपूर हवेली से भी कहीं अधिक भव्य और सुरक्षित थीं, जहां अनन्या का नया जीवन शुरू होने वाला था। वहां के विशाल दरवाजे उसके स्वागत के लिए पूरी तरह खुल चुके थे और हजारों कर्मचारी अपने नए उत्तराधिकारी की एक झलक पाने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ कतारों में खड़े थे। अनन्या ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर कदम रखा, जहां से उसकी शक्ति और न्याय की एक नई गाथा पूरे देश में बहुत जोरों से गूंजने वाली थी। राजेंद्र ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे महल के मुख्य द्वार तक ले गए, जहां उन्होंने पूरे सिंघानिया खानदान के पूर्वजों के चित्र उसे दिखाए और उसकी विरासत के बारे में बताया। अनन्या को वहां अपनापन महसूस हुआ, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अनुभव नहीं किया था, और उसे लगा कि वह आखिरकार अपने असली घर वापस आ गई है। उसकी आंखों में अब वह आत्मविश्वास लौट आया था, जो किसी भी साम्राज्य की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त था, और उसकी चाल में एक अजेय दृढ़ता भी थी। महल के भीतर की हवा भी अब उत्सव के गीतों और सुगंधित फूलों की खुशबू से भर गई थी, जो अनन्या के आगमन की खुशी में चारों ओर पूरी शिद्दत के साथ फैलाए गए थे। हर तरफ से केवल सिंघानिया की बेटी के नारे गूंज रहे थे, जो कपूर परिवार के लिए एक काल के समान थे और उनके विनाश का स्पष्ट संकेत भी दे रहे थे। अनन्या ने अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठते हुए यह महसूस किया कि अब समय आ गया है कि दुनिया को उसकी असली ताकत और उसकी बुद्धि का पूरा परिचय दिया जाए। उसने अपने पहले आधिकारिक आदेश में उन सभी लोगों की सूची बनाने को कहा जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, ताकि वह उन्हें कानूनी तरीके से सबक सिखा सके और न्याय पाए। वह जानती थी कि बदला केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि उसे व्यवस्था के माध्यम से लिया जाना चाहिए, ताकि अपराधी को अपनी हर एक गलती का एहसास हर पल होता रहे। उसके चेहरे पर एक शीतल मुस्कान आई, जो आने वाले तूफान की गवाह थी, और जिसके पीछे कपूर परिवार की तबाही की पूरी योजना बहुत बारीक तरीके से लिखी हुई थी। राजेंद्र सिंघानिया अपनी बेटी के इस बदले हुए और शक्तिशाली रूप को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, और उन्हें यकीन था कि अनन्या उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगी। उन्होंने उसे अपनी तिजोरी की चाबियां और कानूनी अधिकारों के सभी दस्तावेज सौंप दिए, ताकि वह अपनी मर्जी से किसी भी फैसले को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र और सशक्त हो सके। अनन्या ने उन अधिकारों को स्वीकार किया और अपने मन में एक नए सवेरे की कल्पना की, जहां केवल सच और न्याय का शासन पूरी दृढ़ता से चलेगा और अहंकार मिटेगा। अंत में अनन्या ने अपनी खिड़की से दूर उस शहर की ओर देखा, जहां कपूर हवेली अब एक छोटी सी धूल की तरह दिखाई दे रही थी, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, और उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर उसका दिल जुड़ा हुआ था। वह जानती थी कि ये जीत केवल उसकी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की है जो अपनी गरीबी के कारण रोजाना किसी न किसी रूप में अपमानित की जाती थीं। राजेंद्र सिंघानिया ने हॉल के बीचों बीच खड़े होकर एक गहरे भूरे रंग की चमड़े की फाइल मेज पर पटक दी, जिसकी गूंज पूरे कमरे में किसी धमाके की तरह सुनाई दी। उनकी आंखों की चमक इतनी तीखी थी कि कोई भी उनसे नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था, और चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसर गया था। उन्होंने अपनी भारी और गंभीर आवाज में कहा कि यह दस्तावेज उस सत्य की गवाही देते हैं
जिसे बरसों तक अंधेरे में छिपाकर रखा गया था। लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। मेज पर पड़े उन कागजातों में डीएनए रिपोर्ट और अनन्या के बचपन की कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर कोई भी धोखा नहीं खा सकता था, क्योंकि उसकी आंखें और मुस्कान बिल्कुल उसकी स्वर्गीय मां की तरह थीं। राजेंद्र ने साफ किया कि सिंघानिया साम्राज्य की अगली वारिस कोई और नहीं बल्कि यही लड़की है जिसे इस घर के लोगों ने कल रात ठंडी जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया था। सत्य की इस प्रचंड ज्वाला ने कपूर परिवार के झूठे अहंकार और उनके महलनुमा घर की शानों शौकत को एक ही पल में राख कर दिया था। देविका कपूर के हाथ उन दस्तावेजों को पकड़ते समय थर थर कांप रहे थे और उसके चेहरे की चमक गायब होकर एक गहरे खौफ में बदल गई थी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जिस लड़की को अनाथ और लाचार समझकर प्रताड़ित कर रही थी, वह वास्तव में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की एकमात्र उत्तराधिकारी निकलेगी। उसके गले में शब्द फंस गए थे और वह चाहकर भी अपनी सफाई में कोई तर्क नहीं दे पा रही थी, क्योंकि सबूत बिल्कुल स्पष्ट और अकाट्य थे। राहुल की हालत भी उसकी मां से कम खराब नहीं थी और वह एक अपराधी की तरह अपनी नजरें झुकाए कोने में खड़ा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने में कायरता दिखाई थी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने न केवल एक बेहतरीन जीवन साथी खो दिया है, बल्कि उसने सिंघानिया जैसे विशाल साम्राज्य की दुश्मनी मोल लेकर अपने पूरे परिवार के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया है। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू तो थे, लेकिन उनमें वह सच्चाई नहीं थी जो किसी का दिल पिघला सके, बल्कि वे केवल अपनी बर्बादी के डर से निकले थे। राजेंद्र सिंघानिया ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि 20 साल पहले उनके व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों ने अनन्या का अपहरण केवल उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया था, ताकि वे अपना साम्राज्य छोड़ दें। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और दौलत उसे ढूंढने में लगा दी थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक छोटे से गांव के गरीब परिवार के पास पहुंचा दिया था, जहां उसका पालन पोषण बहुत सादगी से हुआ था। आज जब वह वापस मिली है, तो वे उसे उन सभी सुख सुविधाओं और अधिकारों से नवाजेंगे जिनकी वह हकदार थी और जिन्हें उससे बेरहमी से छीना गया। अचानक देविका के चेहरे पर एक नकली और चापलूसी भरी मुस्कान तैरने लगी और उसने बहुत ही मीठे स्वर में अनन्या को अपनी प्यारी बहू और बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसने राजेंद्र सिंघानिया के सामने हाथ जोड़कर यह झूठ बोला कि उसने तो केवल अनन्या के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उसे फर्श पर सोने के लिए कहा था, ताकि वह घर की जिम्मेदारियों को समझ सके। उसकी यह निर्लज्जता और अवसरवादिता देखकर वहां खड़े सिंघानिया के अंगरक्षक भी मन ही मन घृणा से भर गए थे, क्योंकि सच सबको पता था। अनन्या ने देविका की उन बनावटी बातों को सुनकर अपनी आंखों में कोई भाव नहीं आने दिया और वह एक पत्थर की मूर्ति की तरह अड़ी खड़ी रही जो केवल सत्य को देख सकती थी। उसने महसूस किया कि सत्ता और पैसा कैसे इंसानों के व्यवहार को एक पल में बदल देते हैं, और कैसे वे लोग जो कल तक उसे तुच्छ समझते थे अब उसके चरणों में गिर रहे थे। उसके मन में उन लोगों के प्रति कोई दया नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये आंसू केवल डर की उपज हैं और इनमें कोई वास्तविक पश्चाताप मौजूद नहीं है। राहुल ने धीरे से अनन्या के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह उसे छोड़कर न जाए, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है और यह शादी अटूट है। उसने कसम खाई कि वह अब से उसे पलकों पर बैठाकर रखेगा और अपनी मां की हर बात के खिलाफ जाकर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन उसकी बातों में अब कोई दम नहीं बचा था। अनन्या ने अपना हाथ एक झटके से पीछे खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए केवल इतना कहा कि एक कायर पति कभी भी एक सिंघानिया का जीवन साथी नहीं हो सकता। उसने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में देविका से पूछा कि क्या कल रात की वह कड़कड़ाती ठंड और नंगे फर्श पर सोने की तकलीफ भी उनकी इसी महान परीक्षा का हिस्सा थी या केवल नफरत थी। देविका के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और वह केवल अपनी साही
का पल्लू मरोड़ती रही, जबकि उसका सारा घमंड अब पानी की तरह बहकर फर्श पर गिर गया था। अनन्या ने साफ कर दिया कि वह इस घर में बिताई गई हर एक पल की बेइज्जती को अपने सीने में एक घाव की तरह संजोकर रखेगी, ताकि भविष्य में याद रहे। राजेंद्र सिंघानिया ने अपनी घड़ी की ओर देखा और अपने वकीलों को फोन पर निर्देश दिया कि कपूर ग्रुप के साथ चल रहे सभी व्यापारिक अनुबंधों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए और उनकी जांच शुरू की जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग अपनी बहू की गरिमा का सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें व्यापारिक जगत में भी कोई सम्मान पाने का हक नहीं है और उन्हें अब सड़क पर आने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर देविका और राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी पूरी दौलत सिंघानिया के ही निवेश पर टिकी हुई थी। पूरे कपूर परिवार में हड़कंप मच गया और वे सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि सिंघानिया का क्रोध उनके पूरे वजूद को मिटाने के लिए काफी था, जिसे रोकना नामुमकिन था। देविका ने एक बार फिर अनन्या के पैर पकड़ने की कोशिश की और भीख मांगने लगी कि वह अपने पिता को शांत करे, वरना वे बर्बाद हो जाएंगे और उनका समाज में कोई नाम नहीं बचेगा। अनन्या ने उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा कि जब वह फर्श पर सो रही थी तब उसे उनकी बर्बादी की चिंता नहीं थी, तो अब उसे क्यों होनी चाहिए। अनन्या ने अपने पिता की ओर देखा और अपनी गर्दन को थोड़ा ऊंचा करते हुए संकेत दिया कि वह अब इस दूषित वातावरण से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसे कुछ नहीं चाहिए। उसने उस घर की ओर एक आखिरी नजर डाली जिसे वह अपना ससुराल मानकर आई थी, लेकिन जहां उसे केवल तिरस्कार और मानसिक प्रताड़ना के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। राजेंद्र ने अपनी बेटी के कंधे पर बहुत ही गर्व के साथ हाथ रखा और उसे सुरक्षा घेरे के बीच से बाहर ले जाने लगे, जैसे कोई विजेता अपनी जंग जीतकर वापस लौट रहा हो। हॉल से बाहर निकलते समय अनन्या के कदम बहुत स्थिर और प्रभावशाली थे, जो उसकी नई पहचान और उसके भीतर जागृत हुई असीम शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को बहुत स्पष्ट रूप से करा रहे थे। कपूर हवेली के नौकरों ने एक कतार में खड़े होकर अपनी इस बहादुर मालकिन को सलाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि उसने उन सभी के आत्मसम्मान की लड़ाई भी साथ में जीती है। राहुल पागलों की तरह कार के पीछे भागा, लेकिन सिंघानिया के ब्लैक कमांडो ने उसे एक दीवार की तरह रोक दिया और उसे उसकी औकात का अंदाजा बहुत ही कड़ाई से कराया। बाहर खड़ी उस आलीशान सफेद लिमोजिन का दरवाजा खुला और अनन्या ने उसमें बैठने से पहले एक पल के लिए रुककर उस आसमान की ओर देखा जो अब उसे पूरी तरह अपना लग रहा था। उसने महसूस किया कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि सोच की होती है, जिसे उसने आज अपनी आंखों से बहुत करीब से देख लिया था। वह अब एक साधारण लड़की नहीं रही थी, बल्कि वह सिंघानिया साम्राज्य की वह लौ थी, जो आने वाले समय में हर अन्याय को जलाकर पूरी तरह भस्म करने वाली थी। गाड़ी का भारी दरवाजा बंद हुआ और उसके साथ ही अनन्या के जीवन का वह दुखद अध्याय भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जिसने उसे कल की रात बहुत गहरी मानसिक पीड़ा दी थी। गाड़ियों का काफिला एक बार फिर अपनी पूरी शान और रफ्तार के साथ हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकला और धूल का एक ऐसा बवंडर उठा जिसने कपूर परिवार को पूरी तरह ढक लिया। राजेंद्र ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और उसे यकीन दिलाया कि अब उसे कभी भी किसी के सामने अपनी गरिमा के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा। रास्ते में अनन्या ने चुपचाप अपनी खिड़की से उन सड़कों और गलियों को देखा जहां वह कभी एक आम लड़की की तरह घूमती थी और अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष किया करती थी। उसे लगा कि जीवन का यह मोड़ कितना अनपेक्षित है, लेकिन वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि उसने संघर्ष की आग में तपकर खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। उसने अपनी बंद मुट्ठी को खोला और अपनी हथेली पर उन रेखाओं को देखा जो अब एक नए भाग्य और एक नई सत्ता की कहानी साफ तौर पर लिख रही थी। वह मन ही मन कपूर ग्रुप के व्यापारिक साम्राज्य के कमजोर बिंदुओं का विश्लेषण करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि केवल छोड़कर चले जाना ही उन लोगों के लिए पर्याप्त सजा नहीं थी।
उसे यह सुनिश्चित करना था कि वे लोग दोबारा कभी किसी मासूम की जिंदगी के साथ खेलने की हिम्मत न कर सकें और उन्हें अपनी हर एक गलती का एहसास हर दिन हो। राजेंद्र ने उसकी आंखों में चमकती हुई उस रणनीतिक बुद्धिमत्ता को पहचान लिया और वे समझ गए कि उनकी बेटी अब उनके व्यापार को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जब गाड़ियों का काफिला सिंघानिया पैलेस के विशाल सोने के फाटकों के पास पहुंचा तो वहां हजारों दिए जलाए गए थे जो आनन्या के स्वागत के लिए किसी त्योहार की तरह जगमगा रहे थे। वहां की हवा में गुलाबों की भीनी खुशबू और संगीत की मधुर लहरें घुली हुई थीं जो उस मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर रही थी जो उसने पिछले कुछ घंटों में झेला था। आनन्या ने गाड़ी से उतरते ही महसूस किया कि यहां का हर कोना उसे सम्मान दे रहा था और उसे अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ महसूस करा रहा था। उसके लिए तैयार किया गया कमरा किसी राजमहल के कक्ष से कम नहीं था, जहां मखमली कालीन और रेशमी पर्दों के बीच उसकी हर सुख सुविधा का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया था। आनन्या ने उन नरम बिस्तरों को देखा और उसे फिर से वह ठंडी फर्श याद आई जिस पर उसे कल रात सोने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खुद से वादा किया कि वह इस वैभव में कभी नहीं खोएगी, बल्कि अपनी उस पुरानी पहचान को हमेशा जीवित रखेगी जिसने उसे इतनी मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान किया था। शाम ढलते ही उसने अपने पुराने कपड़ों को एक बक्से में बंद कर दिया और सिंघानिया खानदान की पारंपरिक पोशाक पहनी जो उसके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने शीशे में अपनी परछाई को देखा और उसे एक ऐसी आनन्या दिखाई दी जो न केवल सुंदर थी बल्कि जिसके भीतर एक अजेय योद्धा की आत्मा पूरी तरह से बस चुकी थी। अब वह अपने साम्राज्य की कमान संभालने और उन सभी दुश्मनों को धूल चट्टाने के लिए पूरी तरह तैयार थी जिन्होंने उसे कभी कमजोर समझने की भारी भूल की थी। राजेंद्र सिंघानिया ने रात के खाने पर उसे बताया कि अगले सप्ताह एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जहां वे दुनिया के सामने उसे आधिकारिक तौर पर अपना वारिस घोषित करेंगे। आनन्या ने केवल सिर हिलाकर अपनी सहमति दी क्योंकि उसका लक्ष्य अब केवल प्रसिद्धि पाना नहीं था बल्कि उस न्याय को पाना था जो उसे पिछले 20 सालों से बिल्कुल नहीं मिला था। उसने अपनी मेज पर रखे कपूर परिवार के व्यापारिक रिकॉर्ड्स को देखा और अपनी पहली चाल चलने के लिए एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक योजना बनाना शुरू कर दिया। सिंघानिया पैलेस के विशाल सोने के फाटकों के पीछे की दुनिया आनन्या के लिए बिल्कुल नई और जादुई थी, जहां हर चीज वैभव और सत्ता की कहानी सुना रही थी। जब वह अपनी आलीशान कार से उतरी तो उसे महसूस हुआ कि हवा में भी एक अलग तरह का सम्मान और सुरक्षा का एहसास बहुत गहराई से घुला हुआ था। महल की ऊंची दीवारें और उन पर टंगे पूर्वजों के विशाल चित्र उसे यह याद दिला रहे थे कि वह अब केवल एक साधारण लड़की नहीं रही थी। राजेंद्र सिंघानिया ने अपनी बेटी का हाथ बहुत गर्व से थामा और उसे भीतर ले गए जहां सैकड़ों कर्मचारी झुके हुए थे। महल के भीतर कदम रखते ही आनन्या ने सबसे पहले अपनी पुरानी फटी हुई चप्पलें और साधारण कपड़े त्याग दिए और उनकी जगह बेहतरीन सिल्क और कीमती गहनों ने ले ली। लेकिन उसका असली बदलाव उसके पहनावे में नहीं बल्कि उसकी आंखों में चमकते हुए उस नए आत्मविश्वास और अटूट संकल्प में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। उसने दर्पण में अपनी नई छवि देखी और उसे एहसास हुआ कि गरीबी के उन सालों ने उसे केवल दुख नहीं दिया था बल्कि उसे मानसिक रूप से फौलाद बना दिया था। अब वह इस साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार और मानसिक रूप से बहुत सजग थी। अगले ही दिन राजेंद्र सिंघानिया ने अपने साम्राज्य के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और रणनीतिकारों की एक गुप्त बैठक बुलाई ताकि वे अपनी बेटी का परिचय अपनी कोर टीम से करवा सके। कमरे में बैठे अनुभवी दिग्गजों की आंखों में आनन्या को लेकर थोड़ी शंका और अविश्वास की झलक साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें लगा कि वह अनुभवहीन है। आनन्या ने उनकी इस खामोश चुनौती को बहुत जल्दी भांप लिया और अपनी कुर्सी पर पूरे अधिकार के साथ बैठते हुए कमरे के तापमान को अपनी उपस्थिति से बदल दिया। उसने बिना किसी भूमिका के सीधे व्यापारिक घाटे और भविष्य की योजनाओं पर बात शुरू कर दी,
जब उसने अपनी फाइलें खोलीं और सिंघानिया ग्रुप के पिछले 5 सालों के डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया, तो वहां बैठे सभी विशेषज्ञों के मुंह खुले के खुले रह गए। आनन्या ने बहुत ही सूक्ष्मता से उन वित्तीय खामियों को पकड़ लिया था जिन्हें बरसों से अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नजरअंदाज करते आ रहे थे, और सुधार के सुझाव दिए। उसकी आवाज में वह अधिकार और स्पष्टता थी जो केवल एक जन्मजात नेता में होती है, जो बड़ी से बड़ी चुनौती को चुटकियों में हल करने की क्षमता रखता है। राजेंद्र सिंघानिया अपनी बेटी की इस प्रखर बुद्धि और उसके अद्भुत विजन को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। बैठक के अंत तक वहां मौजूद हर एक सलाहकार के मन से वह शंका पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह आनन्या के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि सिंघानिया साम्राज्य को न केवल एक वारिस मिला है, बल्कि एक ऐसी दूरदर्शी सेनापति मिली है जो इस व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आनन्या ने साफ कर दिया कि वह केवल नाम की मालकिन नहीं बनेगी, बल्कि हर छोटे बड़े फैसले में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी और जवाबदेही भी तय करेगी। उसने अपनी टीम को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब से सिंघानिया ग्रुप में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को संभालने के तुरंत बाद आनन्या ने कपूर परिवार के सभी व्यापारिक लेनदेन और उनके बैंक खातों की गुप्त जांच करने के कड़े और गुप्त आदेश जारी कर दिए। वह जानती थी कि देविका कपूर जैसे लालची लोग कभी भी पूरी ईमानदारी से व्यापार नहीं कर सकते और उनके पीछे जरूर कोई न कोई बहुत बड़ा काला सच छिपा होगा। उसने अपने निजी जासूसों को यह निर्देश दिया कि वे कपूर ग्रुप की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर 24 घंटे कड़ी नजर रखें और रिपोर्ट सीधे उसे दें। उसका लक्ष्य केवल उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनकी जड़ों को खोखला करना था। कुछ ही दिनों की गहन जांच के बाद आनन्या की मेज पर ऐसी सनसनीखेज रिपोर्टें आने लगीं जिन्होंने कपूर परिवार के असली और डरावने चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। उसने पाया कि देविका कपूर ने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं और सरकारी टैक्स की करोड़ों रुपयों की चोरी बहुत शातिर तरीके से की थी। इसके अलावा वे लोग गरीब किसानों की जमीनें हड़पने के लिए जाली कागजातों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, जो एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक अपराध था। आनन्या के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई क्योंकि उसे हथियार मिल गया था। आनन्या ने तुरंत अपनी योजना के पहले चरण पर काम करना शुरू किया, जहां उसने कपूर ग्रुप के मुख्य निवेशकों से बहुत ही गुप्त तरीके से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का फैसला किया। उसने उन्हें कपूर परिवार के काले कारनामों के कुछ ठोस सबूत दिखाए और उन्हें यह समझाया कि उनके साथ जुड़े रहना उनके खुद के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। उसकी तार्किक बातों और सिंघानिया साम्राज्य के प्रभाव ने उन निवेशकों को हिलाकर रख दिया और उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ खींचने का मन बना लिया। यह एक बहुत ही बारीक और रणनीतिक आर्थिक घेराबंदी थी जिसका एहसास उन्हें अभी नहीं हुआ था। इतने बड़े मिशन के बीच भी आनन्या ने अपनी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना कभी नहीं छोड़ा और उसने रोजाना कई घंटे विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र को समझने में बिताए। उसने मार्शल आर्ट्स और आत्मरक्षा के गुर भी सीखना शुरू किए ताकि वह शारीरिक रूप से भी उतनी ही मजबूत बन सके जितनी वह मानसिक रूप से पहले से ही थी। उसके ट्रेनर उसकी एकाग्रता और सीखने की भूख को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह एक ही चीज को बहुत कम समय में पूरी तरह सीख लेती थी। उसने अपनी कोमलता को एक ढाल में बदल दिया था जिसके पीछे एक शिकारी का दिमाग था। महल के बगीचे में टहलते समय वह अक्सर उस चांद को देखती थी जिसने उसे उस ठंडी और अपमानजनक रात में अकेला रोते हुए देखा था, और वह उसे अपनी शक्ति याद दिलाता था। अब वह रातें उसे डराती नहीं थीं, बल्कि उसे और अधिक मेहनत करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए हर पल बहुत गहराई से प्रेरित करती थीं। उसने अपने पिता से वादा किया था कि वह सिंघानिया नाम की गरिमा को कभी आंच नहीं आने देगी और इस साम्राज्य को उन लोगों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनाएगी।
उसके मन की शांति और उसका ठहराव अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुके थे। महल के पुराने और वफादार नौकर आनन्या के सरल व्यवहार और उसकी बुद्धिमानी की कहानियां आपस में साझा करते थे, जिससे पूरे महल में उसके प्रति एक लहर सी दौड़ गई थी। उसने कभी भी अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन नहीं किया और हमेशा अपने कर्मचारियों की छोटी बड़ी समस्याओं को बहुत ध्यान से सुना और उनका समाधान भी तुरंत निकाला। यह उसकी रणनीति का ही एक हिस्सा था, क्योंकि वह जानती थी कि एक मजबूत साम्राज्य की नींव उसके लोगों की वफादारी और उनके प्यार पर ही टिकी होती है। लोग अब उसे केवल एक मालकिन के रूप में नहीं, बल्कि रक्षक के रूप में देखने लगे थे। अनन्या ने अब अपनी योजना के दूसरे चरण को अंजाम देने के लिए एक बड़ी रियल एस्टेट डील का जाल बुनना शुरू किया, जिसमें उसने कपूर ग्रुप को मुख्य भागीदार बनाने का नाटक किया। उसने अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए एक तीसरी कंपनी के जरिए उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव भेजा जो इतना आकर्षक था कि देविका कपूर उसे ठुकराने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। उसे लगा कि यह डील उसके डूबते हुए व्यापारिक साम्राज्य को बचाने के लिए भगवान का दिया हुआ एक सुनहरा और आखिरी मौका है, जिसे वह गंवा नहीं सकती। कपूर परिवार इस जाल की चमक में अंधा हो चुका था। शतरंज की एक मंझी हुई खिलाड़ी की तरह अनन्या ने अपनी हर एक चाल को बहुत सोच समझकर चला और यह सुनिश्चित किया कि उसका दुश्मन खुद चलकर उसके जाल में पूरी तरह फंस जाए। उसने बाजार में कपूर ग्रुप की साख को धीरे धीरे कम करना शुरू किया और उनके प्रतिद्वंद्वियों को गुप्त रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की, ताकि वे उन्हें बाजार से बाहर कर सकें। यह एक खामोश युद्ध था, जिसे बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही सफाई से लड़ा जा रहा था और जिसकी कमांडर केवल एक युवा लड़की थी। उसके पिता राजेंद्र सिंघानिया दूर बैठकर अपनी बेटी के इस खेल को देख रहे थे। कभी कभी रात के समय उसे राहुल की वे कायरता भरी बातें याद आती थीं, जिनमें उसने अपनी मां के सामने घुटने टेक दिए थे, और वह उन यादों को अपनी शक्ति बना लेती थी। उसने राहुल के प्रति अपनी सारी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और अब उसके दिल में केवल न्याय और अपने पिता के प्रति गहरा सम्मान ही बचा था। उसे पता था कि राहुल जैसा व्यक्ति कभी भी खुद को बदल नहीं पाएगा, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के साये में जीने का आदी था और उसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। अनन्या ने उन सभी यादों को एक बंद कमरे में पूरी तरह कैद कर दिया था। महल के एक विशेष कंट्रोल रूम से अनन्या हर उस डिजिटल हलचल पर नजर रखती थी जो कपूर परिवार के कंप्यूटरों और उनके मोबाइल फोनों के जरिए पूरी दुनिया में प्रसारित की जाती थी। उसने साइबर सुरक्षा के बेहतरीन विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की थी जो हर उस संदिग्ध लेन देन को ट्रैक कर रही थी जो आने वाले समय में उनके लिए जेल का रास्ता साफ करने वाला था। उसे पता चला कि देविका कपूर अब विदेश भागने की फिराक में थी, क्योंकि उसे अपनी गलतियों का थोड़ा बहुत आभास होने लगा था, लेकिन अनन्या ने उसके सारे रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। एक दिन अनन्या ने उन गरीब परिवारों से मिलने का फैसला किया जिनकी जमीनें कपूर परिवार ने धोखे से छीन ली थीं, और उनके साथ हुए अन्याय को अपनी आंखों से करीब से देखा। उनकी आंखों में बेबसी और गरीबी का वह दर्द देखकर अनन्या का कलेजा कांप गया और उसने तुरंत उन्हें उनकी जमीनें वापस दिलाने और उन्हें आर्थिक सहायता देने का पक्का वादा किया। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि उन हजारों मजलूमों के लिए भी थी जो अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। यह अनुभव उसके संकल्प को और भी अधिक दृढ़ बना गया था। मीडिया में अब सिंघानिया राजकुमारी की चर्चा हर तरफ होने लगी थी और लोग उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसके परोपकारी कार्यों के दीवाने होने लगे थे। वह जब भी किसी सार्वजनिक समारोह में जाती थी तो उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन वह हमेशा बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़ी रहती थी। उसने अपनी इस बढ़ती हुई लोकप्रियता का इस्तेमाल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत जनमत तैयार करने के लिए
बहुत ही बुद्धिमानी से करना शुरू किया। वह अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी। अंततः वह दिन आ ही गया जब कपूर परिवार ने उस फर्जी कंपनी के साथ उस बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए जिसने उनके विनाश की नींव को पूरी तरह से पक्का और अचूक बना दिया था। उन्हें लग रहा था कि वे अब सिंघानिया के बराबर पहुंच जाएंगे और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे मौत के वारंट पर साइन कर रहे थे। अनन्या ने जब यह खबर सुनी तो उसने अपनी मेज पर रखे गिलास से पानी का एक घूंट भरा और अपनी डायरी में उस तारीख को बहुत बड़े अक्षरों में अंकित कर दिया। उसने अपनी कानूनी टीम को एक अंतिम बार सभी कागजातों की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी छोटी सी कमी या कानूनी लूपहोल बाकी न रह जाए जो उसके दुश्मनों को बचा सके। वह चाहती थी कि जब वह वार करे तो उसका प्रहार इतना सटीक और मारक हो कि कपूर परिवार को संभलने का एक भी पल या कोई भी मौका बिल्कुल न मिल पाए। उसकी आंखों में अब वह शिकारी वाली चमक थी जो अपने शिकार को जाल में पूरी तरह फंसते हुए देखकर एक अलग ही तरह की मानसिक संतुष्टि का अनुभव करता है। महल की बालकनी में खड़ी होकर अनन्या ने उगते हुए सूरज की ओर अपनी बाहें फैलाईं और महसूस किया कि अब वह समय आ गया है जब उसे दुनिया के सामने अपनी पूरी ताकत दिखानी है। उसे अपने दिवंगत दादा की वे बातें याद आईं जो वे अक्सर साहस के बारे में कहा करते थे कि असली बहादुरी डरों को खत्म करने में नहीं बल्कि उनके साथ लड़ने में होती है। वह अब पूरी तरह से तैयार थी उस अंतिम और निर्णायक युद्ध के लिए जो न केवल उसकी किस्मत का फैसला करेगा बल्कि आने वाले इतिहास में एक नया अध्याय भी लिख देगा। उसने अपने हाथ में मौजूद एक लाल रंग के फोल्डर को बंद किया जिस पर कपूर ग्रुप का लोगो बना हुआ था और उसे बहुत ही सावधानी से अपनी अलमारी के सबसे सुरक्षित दराज में रख दिया। अगले ही पल उसने अपने पिता को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि बिछाई गई सारी बिसात अब पूरी तरह से तैयार है और बस एक इशारे की देरी है। राजेंद्र सिंघानिया की आवाज में एक अजीब सा उत्साह था क्योंकि वे अपनी बेटी के इस रूप को देखने के लिए बरसों से बहुत बेसब्री और उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी मां की पुरानी तस्वीर को चूमा और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि अब उनके साथ हुए हर अन्याय का बदला लिया जाएगा और उनकी रूह को वह सुकून मिलेगा जिसकी वह हकदार थी। उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ खोकर बहुत कुछ पाया हो और जिन्हें अपनी मंजिल का रास्ता बहुत साफ दिखाई देता हो। अब कोई भी शक्ति उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन रही थी जो उसे सही दिशा में ले जा रही थी। महल के कर्मचारी अब रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अनन्या का दिमाग आने वाले कल की उन बड़ी चुनौतियों और संभावनाओं में उलझा हुआ था जिन्हें उसे अपनी बुद्धिमानी से जीतना था। उसने अपनी कलम उठाई और अपनी अगली मीटिंग के एजेंडे को अंतिम रूप देना शुरू किया क्योंकि एक सच्चा योद्धा कभी भी अपनी जीत से पहले आराम करना पसंद नहीं करता है। बाहर का सन्नाटा अब उसे बहुत सुखद लग रहा था क्योंकि वह जानती थी कि कल का दिन इस पूरे शहर में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। व्यापारिक रणनीति के साथ साथ अनन्या ने शहर के उच्च पुलिस अधिकारियों और आयकर विभाग के ईमानदार अफसरों के साथ भी अपने संबंधों को बहुत ही गरिमापूर्ण और प्रभावी तरीके से मजबूत करना शुरू कर दिया था। उसने उन्हें बहुत ही गुप्त रूप से वे साक्ष्य उपलब्ध कराए जो कपूर परिवार के भ्रष्टाचार के संगठित ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त और कानूनी रूप से बहुत मजबूत थे। अधिकारियों को जब पता चला कि सिंघानिया साम्राज्य की राजकुमारी खुद इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है तो उनका मनोबल बढ़ गया। उसने अपनी पीआर टीम को निर्देश दिया कि वे उसकी एक ऐसी छवि समाज के सामने पेश करें जो न केवल एक अमीर घराने की बेटी की हो बल्कि एक कर्मठ और न्यायप्रिय युवा नेता की भी हो। सोशल मीडिया पर उसके द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी अभियानों ने युवा पीढ़ी के बीच उसे एक रोल मॉडल के रूप में बहुत ही कम समय में स्थापित कर दिया था
और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। यह सब उसकी उस योजना का हिस्सा था जहां वह चाहती थी कि जब कपूर परिवार का पतन हो तो जनता में उनके प्रति कोई सहानुभूति न रहे। महल की शांत फिजाओं में भी अनन्या एक ऐसे तूफान की आहट महसूस कर रही थी जिसे उसने खुद अपनी इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से पैदा किया था और जो अब बेकाबू होने को तैयार था। वह अक्सर अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटती थी जहां उसने अपने गरीबी के दिनों के संघर्षों को बहुत ही मासूमियत के साथ दर्ज किया था ताकि वह अपनी जमीन को न भूल सके। हर गुजरता हुआ सेकंड उसे उस लक्ष्य के और करीब ले जा रहा था जहां उसे अपनी गरिमा और अपने परिवार के सम्मान की अंतिम जंग लड़नी थी। उसने अपनी सुरक्षा टीम के प्रमुख को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे उसकी हर गतिविधि को और भी अधिक सुरक्षित बनाएं, क्योंकि उसे अंदेशा था कि घबराया हुआ दुश्मन कोई भी आत्मघाती कदम उठा सकता है। उसकी दूरदर्शिता ने उसे पहले ही यह बता दिया था कि कपूर परिवार जब चारों तरफ से घिर जाएगा तो वे हिंसा का रास्ता भी अपना सकते हैं, जिससे उसे बचना बहुत जरूरी था। उसने अपने कमांडो को हर तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने और अपनी तकनीक को अपडेट करने के लिए कहा ताकि सुरक्षा बनी रहे। सिंघानिया मुख्यालय के 40वें माले पर स्थित अनन्या का कार्यालय आधुनिक तकनीक और विलासिता का एक अद्भुत संगम था, जहां की कांच की दीवारों से पूरा शहर एक छोटी सी शतरंज की बिसात की तरह दिखाई देता था। वह अपनी मेज पर रखे कई डिजिटल टैबलेट्स पर बहुत तेजी से उंगलियां चला रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी गंभीरता थी जो किसी अनुभवी जासूस की तरह हर संदिग्ध विवरण को बहुत ही बारीकी से परख रही थी। उसने पिछले 3 घंटों से अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी क्योंकि वह कपूर परिवार के गुप्त आर्थिक साम्राज्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। अनन्या ने अपनी टीम द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत फोल्डर को खोला जिसमें कपूर ग्रुप की पिछले 7 वर्षों की गुप्त बैलेंस शीट और उनके संदिग्ध विदेशी निवेशों का पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत ही विस्तार से दर्ज किया गया था। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि देविका कपूर ने किस तरह से दर्जनों बेनामी कंपनियां बनाई थीं जिनका उपयोग केवल काले धन को सफेद करने और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपयों का चूना लगाने के लिए बहुत ही सफाई से किया जा रहा था। यह एक ऐसा मकड़जाल था जिसे तोड़ना किसी भी साधारण अधिकारी के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन अनन्या के पास असीमित संसाधन थे। जांच के दौरान अनन्या को एक ऐसी फाइल मिली जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उसमें उन गरीब मजदूरों की सूची थी जिन्हें कपूर टेक्सटाइल मिल में अमानवीय स्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। देविका कपूर ने न केवल उनका वेतन रोका था बल्कि उनके बीमा के पैसे भी हड़प लिए थे, जिससे कई परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे और वे अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अनन्या ने उन फाइलों को बहुत जोर से अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर अपने संकल्प को और भी अधिक कठोर बना लिया। उसने तुरंत अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी को फोन किया और उन्हें एक नई फर्जी निवेश कंपनी बनाने का निर्देश दिया जिसका नाम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस रखा गया ताकि कपूर परिवार को आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सके। अनन्या का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि उसे देविका कपूर को एक ऐसे व्यापारिक समझौते का लालच देना था जिसे वह कभी ठुकरा न सके और जो अंततः उनके साम्राज्य के विनाश का अंतिम कारण बन जाए। वह जानती थी कि लालच एक ऐसा जहर है जो इंसान की तर्कशक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसे अंधा बना देता है। अगले कुछ दिनों में अनन्या की टीम ने इस फर्जी कंपनी के चारों ओर एक बहुत ही विश्वसनीय और प्रभावशाली माहौल तैयार किया, जिसमें बड़ी बड़ी वेबसाइटें और सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में सकारात्मक चर्चाएं शामिल थीं। उन्होंने कपूर ग्रुप के मुख्य कार्यालय में बहुत ही गोपनीय तरीके से एक प्रस्ताव भेजा जिसमें $1 अरब के संयुक्त उद्यम की बात की गई थी, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में एक नया मॉल बनाने से संबंधित था। यह प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि कपूर परिवार के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। देविका कपूर
जो पिछले कुछ समय से भारी आर्थिक मंदी और बैंक के कर्जों से जूझ रही थी, इस प्रस्ताव को देखते ही खुशी से झूम उठी और उसने इसे अपनी किस्मत का नया मोड़ मान लिया। उसने राहुल को तुरंत आदेश दिया कि वह इस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग तय करे और किसी भी कीमत पर इस डील को फाइनल करे ताकि उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सके। उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सुनहरी मछली को वह पकड़ने की कोशिश कर रही थी, वह वास्तव में एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल था। अनन्या ने अपनी पहचान को पूरी तरह गुप्त रखा था और वह एक पर्दे के पीछे रहकर अपने मोहरों को बहुत ही सावधानी से हिला रही थी ताकि दुश्मन को कोई शक न हो। उसने एक बहुत ही अनुभवी और गंभीर दिखने वाले अभिनेता को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस का सीईओ बनाकर पेश किया, जो कपूर परिवार के साथ बातचीत का मुख्य चेहरा होने वाला था। यह पूरी प्रक्रिया इतनी पेशेवर तरीके से की जा रही थी कि कोई भी अनुभवी वकील भी इसमें कोई कानूनी खामी या किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नहीं ढूंढ सकता था। राहुल, जो अब भी अपनी मां के प्रभाव में था, इस डील को लेकर बहुत उत्साहित था और उसने अपनी सारी जमा पूंजी इस नए प्रोजेक्ट में लगाने का फैसला कर लिया ताकि वह खुद को साबित कर सके। उसने अपने वफादार दोस्तों को बताया कि अब कपूर साम्राज्य सिंघानिया ग्रुप को भी पीछे छोड़ देगा और वह दोबारा अनन्या के सामने खड़ा होकर अपनी श्रेष्ठता को बहुत गर्व के साथ प्रदर्शित कर पाएगा। उसकी यह मूर्खता और अहंकार ही अनन्या के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा था, जिसे वह बहुत ही शांति से देख रही थी। अनन्या ने एक रात खुद को उस पुरानी झोपड़ी के बाहर पाया जहां वह पली बढ़ी थी और उसने महसूस किया कि उसकी जड़ें अब भी उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने उसे कभी प्यार दिया था। उसने चुपचाप उन गरीब परिवारों के बैंक खातों में बड़ी राशि हस्तांतरित करवाई जिन्हें कपूर परिवार ने प्रताड़ित किया था, ताकि वे अपनी कानूनी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ सके। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका नाम कहीं ना आए, क्योंकि वह चाहती थी कि न्याय की यह जीत केवल सत्य की जीत के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाए। इधर देविका कपूर ने इस नई डील का जश्न मनाने के लिए शहर के सबसे महंगे होटल में एक भव्य पार्टी का आयोजन करने की योजना बनाई, जहां वह दुनिया के सामने अपनी नई सफलता का ढिंढोरा पीटना चाहती थी। उसने शहर के सभी रईसों और प्रभावशाली राजनीतिज्ञों को निमंत्रण पत्र भेजे ताकि वे उसकी इस कथित जीत के गवाह बन सकें और उसे दोबारा सम्मान की नजरों से देखने लगे। वह अपने पुराने जमाने की तरह ही बहुत ही घमंडी और क्रूर व्यवहार दोबारा शुरू कर चुकी थी, जो उसके पतन की निशानी थी। अनन्या ने इस पार्टी के बारे में सुना तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी और ठंडी मुस्कान आई, क्योंकि उसे पता था कि यही वह अवसर है जब वह अपना आखिरी पत्ता चलेगी। उसने अपने पिता राजेंद्र सिंघानिया से इस बारे में लंबी चर्चा की और उन्हें अपनी पूरी योजना के अंतिम चरण के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी, जिसे सुनकर राजेंद्र दंग रह गए। उन्होंने अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता और उसके धैर्य की सराहना की और उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया, क्योंकि वे भी उन अपराधियों को सजा दिलाना चाहते थे। पार्टी की रात जैसे जैसे करीब आ रही थी, अनन्या ने अपने वकीलों और आयकर विभाग के ईमानदार अधिकारियों के साथ अपनी तालमेल को और भी अधिक मजबूत कर लिया ताकि छापा मारने में कोई देरी न हो। उसने डिजिटल साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला तैयार की थी जो सीधे देविका कपूर के निजी कंप्यूटर और उनके गुप्त बैंक खातों से जुड़ती थी और जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। वह चाहती थी कि जब वह उन पर वार करे तो उनके पास भागने का कोई भी रास्ता या कोई भी कानूनी सुरक्षा कवच बिल्कुल भी न रहे। उसने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कपूर ग्रुप के स्टॉक प्राइस को देखा, जो इस नई डील की अफवाहों के कारण कृत्रिम रूप से बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, और वह जानती थी कि यह केवल एक बुलबुला है। कल जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तो यह स्टॉक धूल में मिल जाएगा और कपूर परिवार की पूरी संपत्ति एक ही झटके में पूरी तरह से शून्य हो जाएगी। उसे इस आर्थिक तबाही का कोई दुख नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि यह धन उन लोगों के पसीने और खून से कमाया गया था।
राहुल ने पार्टी के लिए अपना सबसे महंगा सूट तैयार करवाया था और वह शीशे के सामने खड़े होकर अपनी भविष्य की उपलब्धियों के सपने देख रहा था, जिसमें वह खुद को एक राजा समझ रहा था। उसे अपनी मां की उन बातों पर पूरा भरोसा था कि सिंघानिया साम्राज्य तो केवल एक दुर्घटना थी और उनका असली वैभव तो अब शुरू होने वाला है। वह अपनी पत्नी आनन्या के प्रति अब भी मन में नफरत पाले हुए था और उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। आनन्या ने अपने कमरे की खिड़की से महल के सामने वाली झील को देखा, जिसकी लहरें बहुत ही शांत थीं, लेकिन उनके नीचे एक बहुत गहरा दबाव महसूस किया जा सकता था। उसने खुद से कहा कि आज की रात के बाद शहर की हवा बदल जाएगी और वे लोग जो अब तक अंधेरे में जी रहे थे, उन्हें रोशनी की एक नई किरण साफ तौर पर दिखाई देगी। उसके पास अब केवल कुछ ही घंटे बचे थे अपनी इस महान रणनीतिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए, और वह पूरी तरह शांत थी। उसने अपने कमांडो दस्ते को निर्देश दिया कि वे होटल के चारों ओर सादे कपड़ों में तैनात रहें और हर संदिग्ध गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखें, ताकि कपूर परिवार का कोई भी सदस्य भाग न सके। वह जानती थी कि जब सच्चाई का खुलासा होगा तो भगदड़ मच सकती है और उसे उस स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा, ताकि किसी भी निर्दोष को कोई नुकसान न पहुंचे। उसकी सुरक्षा टीम ने उसकी हर बात को बहुत ही गंभीरता से लिया और अपनी पोजीशन संभाल ली। राजेंद्र सिंघानिया ने अपनी बेटी को एक छोटा सा कीमती पेंडेंट भेंट किया, जिसमें उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि आज उनकी मां भी स्वर्ग से उसे देखकर गर्व महसूस कर रही होंगी। आनन्या की आंखों में एक चमक आ गई और उसने उस पेंडेंट को अपने गले में पहन लिया, जैसे वह कोई सुरक्षा कवच हो जो उसे हर नकारात्मक शक्ति से बचाने वाला था। उसने अपने पिता के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, क्योंकि वह एक बहुत बड़े धर्म युद्ध पर निकलने वाली थी। होटल का हॉल रोशनी से जगमगा उठा था और संगीत की धुनें हवा में गूंज रही थीं, जबकि मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और हर कोई इस नई डील के बारे में कानाफूसी कर रहा था। देविका कपूर अपने शाही अंदाज में मेहमानों का स्वागत कर रही थी और उसकी आवाज में वही पुराना घमंड और अहंकार वापस लौट आया था जो उसके चरित्र का हिस्सा था। वह सबको बता रही थी कि कैसे उसकी बुद्धिमानी ने उनके परिवार को इस संकट से बाहर निकाला और एक नया रास्ता दिखाया। आनन्या ने अपने मोबाइल पर एक संदेश भेजा और इसके साथ ही पूरे शहर के मीडिया हाउसों के पास कपूर परिवार के भ्रष्टाचार के दस्तावेजों की एक डिजिटल कॉपी पहुंच गई, जो आग की तरह फैलने वाली थी। उसने बहुत ही शांति से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और होटल की ओर प्रस्थान किया, जहां उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक नाटक अपनी आंखों से घटित होते हुए देखना था। रास्ते में उसने उन सभी रातों को याद किया जब वह गरीबी के कारण सो नहीं पाई थी। जैसे ही उसकी गाड़ी होटल के मुख्य द्वार पर रुकी, वहां मौजूद पत्रकारों की भीड़ उसकी ओर दौड़ पड़ी, क्योंकि वे सिंघानिया राजकुमारी की एक झलक पाने और उसका इंटरव्यू लेने के लिए बेताब थे। आनन्या ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और बहुत ही गरिमापूर्ण अंदाज में कार से बाहर निकली, जैसे वह किसी बड़ी फिल्म की नायिका हो जो अपने मिशन पर निकली हो। उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गई, जहां से वह सीधे उस हॉल में पहुंची। हॉल के भीतर कदम रखते ही सबकी नजरें आनन्या पर टिक गईं और संगीत एक पल के लिए थम सा गया, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। देविका कपूर ने उसे देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ने की कोशिश की। आनन्या ने उसे रुकने का इशारा किया और अपनी घड़ी की ओर देखा, जैसे वह किसी धमाके का इंतजार कर रही हो। ठीक उसी समय हॉल की बड़ी स्क्रीन पर एक समाचार चैनल की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, जिसमें कपूर ग्रुप के घोटालों और उनकी फर्जी कंपनियों के बारे में सनसनीखेज खुलासे किए जा रहे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और मेहमानों के हाथों से शैंपेन के गिलास गिरने लगे,
क्योंकि न्यूज एंकर चिल्ला चिल्लाकर देविका कपूर के नाम के वारंट जारी होने की बात कह रहा था। देविका का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे, जैसे उसके नीचे की जमीन अचानक ही खिसक गई हो। अनन्या ने बहुत ही शांत भाव से देविका के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा कि यह केवल फर्श पर सोने का बदला नहीं है, बल्कि उन हजारों गरीबों के आंसुओं का जवाब है जिन्हें आपने कुचला था। देविका ने उसे मारना चाहा, लेकिन तभी पुलिस के अधिकारियों ने हॉल में प्रवेश किया और उसे चारों तरफ से घेर लिया ताकि वह किसी भी तरह से भागने की कोशिश न कर सके। राहुल भी वहां बदहवास होकर खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया इतनी जल्दी कैसे उजड़ गई। पुलिस ने देविका के हाथों में हथकड़ियां पहनाए और उसे सबके सामने घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे, जबकि मीडिया के कैमरे इस ऐतिहासिक पतन को हर कोण से बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड कर रहे थे। अनन्या वहां एक चट्टान की तरह खड़ी रही और उसने महसूस किया कि उसकी बरसों की मेहनत और उसका अटूट धैर्य आज आखिरकार रंग लाया है और न्याय की जीत हुई है। उसने अपनी बंद मुट्ठी को खोला और महसूस किया कि उसके मन का बोझ अब पूरी तरह से उतर गया है। हॉल से बाहर निकलते समय अनन्या ने देखा कि वे सभी मेहमान जो कुछ देर पहले देविका की चापलूसी कर रहे थे, अब उससे अपनी नजरें चुरा रहे थे और उसके खिलाफ बातें करने लगे थे। यह दुनिया का दस्तूर था जिसे अनन्या बहुत पहले ही समझ चुकी थी और इसीलिए उसे इन लोगों के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। उसने होटल की छत पर जाकर ताजी हवा में सांस ली और उगते हुए चांद को बहुत सुकून से देखा। शहर का सबसे बड़ा आलीशान होटल आज कपूर परिवार की तथाकथित सफलता के जश्न में डूबा हुआ था, जहां चारों ओर कीमती फूलों की खुशबू और महंगे इत्रों का मिश्रण हवा में तैर रहा था। हॉल की छत से लटकते हुए विशाल झूमरों की रोशनी मेहमानों के हीरों पर गिरकर एक अद्भुत चमक पैदा कर रही थी, जिसे देखकर देविका कपूर अपनी आंखों में जीत की चमक लिए बहुत गर्व से मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि आज का यह दिन उसके परिवार के लिए एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने वाला है, जहां उसकी सत्ता फिर से स्थापित होगी। राहुल कपूर अपने सबसे महंगे सूट में सजे हुए शहर के प्रभावशाली व्यापारियों के बीच खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अपनी पत्नी अनन्या के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने से भी पीछे नहीं हट रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे उसने अपनी चालाकी से सिंघानिया साम्राज्य की बेटी को रास्ते से हटा दिया और अब वह खुद इस नए ग्लोबल प्रोजेक्ट का सर्वेसर्वा बनने वाला है। उसके चेहरे पर फैली वह कुटिल मुस्कान और उसकी आंखों का अहंकार यह साफ बता रहा था कि उसे अपनी आने वाली तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक हॉल के मुख्य द्वार पर एक सन्नाटा छा गया और सभी मेहमानों की नजरें उस तरफ मुड़ गईं, जहां से अनन्या सिंघानिया अपनी पूरी गरिमा और अजय शक्ति के साथ भीतर प्रवेश कर रही थी। उसने गहरे नीले रंग का एक शाही गाउन पहना था, जो उसके व्यक्तित्व को और भी अधिक प्रभावशाली बना रहा था, और उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल एक विजेता की पहचान होती है। उसके साथ राजेंद्र सिंघानिया के सबसे वफादार अंगरक्षक चल रहे थे, जो किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सतर्क दिखाई दे रहे थे। देविका कपूर ने जब अनन्या को देखा तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव उभरे, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपनी भावनाओं को छिपा लिया और एक बनावटी मुस्कान के साथ आगे बढ़ने का नाटक किया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि आज उसकी पूर्व बहू उसके शानदार समारोह की शोभा बढ़ाने आई है, जो शायद अपनी गरीबी और बेबसी को भूलकर दोबारा उनसे जुड़ने का रास्ता तलाश रही है। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि हर कोई इस नाटकीय मोड़ को बहुत करीब से देखने के लिए अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पा रहा था। अनन्या ने देविका की उन कड़वी और जहरीली बातों का जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा रिमोट कंट्रोल निकाला और उसे एक विशेष दिशा में बहुत ही शांत भाव से दबा दिया। हॉल के विशाल डिजिटल स्क्रीन पर अचानक उस आलीशान मॉल की भव्य तस्वीरों की जगह कुछ बहुत ही गुप्त और सनसनीखेज कानूनी दस्तावेज चलने
लगे जिन्हें देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। उन दस्तावेजों में कपूर ग्रुप द्वारा किए गए टैक्स चोरी और फर्जी कंपनियों के माध्यम से किए गए करोड़ों रुपयों के अवैध लेन देन का पूरा विवरण मौजूद था। पूरे हॉल में मौजूद मेहमानों के चेहरे के रंग उड़ने लगे, क्योंकि स्क्रीन पर देविका कपूर के हस्ताक्षरित वे गुप्त समझौते भी दिखाए जा रहे थे, जो उन्होंने अवैध रूप से विदेशी व्यापार के लिए किए थे। अनन्या ने एक बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में घोषणा की कि जिसे कपूर परिवार अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रहा है, वह वास्तव में उनके पतन का सबसे बड़ा और अंतिम दस्तावेज साबित होने वाला है। उसकी आवाज में न्याय की वह ताकत थी जिसे सुनकर देविका के हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे और वह अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल पाई। राहुल ने जब देखा कि उसके द्वारा साइन किए गए सभी अनुबंध वास्तव में एक बहुत बड़ा कानूनी जाल थे, तो उसके सिर में चक्कर आने लगा और वह पास की एक मेज का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसे एहसास हुआ कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर अलायंस नाम की वह कंपनी वास्तव में अनन्या की ही एक गुप्त इकाई थी, जिसने उसे बहुत ही खूबसूरती से अपनी जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था। उसकी वह सारी दौलत जो उसने इस प्रोजेक्ट में लगाई थी, अब पूरी तरह से डूब चुकी थी और वह एक ही पल में सड़क पर आ गया था। तभी हॉल के दरवाजे एक बार फिर खुले और इस बार वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय के उच्च अधिकारियों की एक पूरी टीम ने बहुत ही सख्त तेवरों के साथ भीतर प्रवेश किया। उनके नेतृत्व में एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बढ़कर देविका कपूर को उनके द्वारा किए गए वित्तीय अपराधों और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों के तहत आधिकारिक रूप से गिरफ्तार करने का वारंट दिखाया। देविका ने चिल्लाने और अपनी शक्ति का धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे किसी भी प्रकार की रियायत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अनन्या ने देविका की आंखों में झांकते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि जो लोग दूसरों को फर्श पर सुलाने का शौक रखते हैं, उन्हें जेल की कालकोठरी का फर्श बहुत जल्दी रास आ जाएगा। उसने यह भी याद दिलाया कि शक्ति और पैसा कभी भी चरित्र की कमी को पूरा नहीं कर सकते, और आज प्रकृति ने अपना हिसाब पूरी तरह से चुकता कर दिया है जिसकी वह हकदार थी। देविका की वह सारी हेकड़ी और घमंड अब आंसुओं में बदल चुका था, जो उसके गालों पर लगे महंगे मेकअप को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ रहे थे। राहुल ने अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और भीख मांगने लगा कि वह कम से कम उसे इस कानूनी मुसीबत से बचा ले, क्योंकि वह उसका पति रह चुका है। उसने अपनी मां पर सारा दोष मढ़ते हुए कहा कि उसे इन सब अवैध गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह केवल एक मासूम मोहरा था जिसे उसकी मां ने इस्तेमाल किया। अनन्या ने उसकी इस कायरता और धोखेबाजी को देखकर केवल घृणा भरी एक नजर डाली और उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा कि कायरों का उसकी दुनिया में कोई स्थान नहीं है। हॉल में मौजूद वे सभी रईस और प्रभावशाली लोग जो कुछ देर पहले देविका के तलवे चाट रहे थे, अब उससे अपनी नजरें चुरा रहे थे और उसके खिलाफ बहुत ही भद्दी बातें करने लगे थे। यह दृश्य देखकर अनन्या को इस समाज की खोखली मानसिकता का एक बार फिर से एहसास हुआ, जहां केवल उगते सूरज को ही सलाम किया जाता था और डूबते हुए को छोड़ दिया जाता था। उसने महसूस किया कि उसकी जीत केवल इन अपराधियों को सजा दिलाने में नहीं थी, बल्कि इस सड़ी गली व्यवस्था को चुनौती देने में भी पूरी तरह सफल रही थी। पुलिस ने देविका और राहुल दोनों के हाथों में लोहे की हथकड़ियां पहना दी और उन्हें सबके सामने घसीटते हुए होटल से बाहर ले जाने लगे, जहां मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइटें उनके चेहरे को बेनकाब कर रही थीं। बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई थी, जो इन अमीर अपराधियों के पतन का जश्न मना रही थी, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि कानून की पहुंच बहुत लंबी और असरदार होती है। अनन्या ने होटल की बालकनी से इस पूरे दृश्य को देखा और एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हुआ हो। राजेंद्र सिंघानिया भी अपनी बेटी के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने उसके सिर पर बहुत ही गर्व के साथ हाथ रखा, क्योंकि आज उनकी बेटी ने न केवल अपना सम्मान पाया था, बल्कि पूरे खानदान का सिर ऊंचा किया था।
उन्होंने कहा कि आज से सिंघानिया साम्राज्य की बागडोर पूरी तरह से आनन्या के हाथों में होगी और वे अपनी सेवा से अब आराम लेना चाहते हैं ताकि वह नई ऊंचाइयों को छू सके। आनन्या ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह अपनी इस असीम शक्ति का उपयोग हमेशा केवल सत्य और न्याय के लिए ही करेगी। होटल के भीतर अब सन्नाटा छा गया था और केवल बिखरे हुए फूलों की पंखुड़ियां ही उस बीते हुए भव्य समारोह की गवाही दे रही थीं, जो अब एक भयावह याद में तब्दील हो चुका था। आनन्या ने अपने हाथ में मौजूद उस लाल फोल्डर को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जिसमें कपूर परिवार के साथ किए गए वे झूठे अनुबंध रखे हुए थे, जो अब पूरी तरह बेकार थे। उसने महसूस किया कि अतीत की कड़वाहट अब धीरे धीरे उसके दिल से निकल रही थी और उसे एक नए भविष्य की सुनहरी रोशनी बहुत ही साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उसने अपने कमांडो दस्ते को निर्देश दिया कि वे कपूर परिवार की सभी संपत्तियों को तुरंत सील कर दें और वहां काम करने वाले ईमानदार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। वह नहीं चाहती थी कि किसी निर्दोष मजदूर या कर्मचारी को इन अपराधियों की गलतियों की सजा भुगतनी पड़े, इसलिए उसने उनके वेतन का भुगतान अपनी निजी निधि से करने का आदेश दिया। उसकी इस महानता ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया और वे उसकी जय जयकार करने लगे, जो वास्तव में उसकी सच्ची और बड़ी जीत थी। शहर की न्यूज चैनलों पर अब केवल आनन्या सिंघानिया के साहस और उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा हो रही थी और उसे एक नई महिला आइकन के रूप में पूरे देश के सामने बहुत ही सम्मान से पेश किया जा रहा था। लोगों को यह जानकर बहुत प्रेरणा मिली कि कैसे एक साधारण लड़की ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से इतने बड़े अपराधी साम्राज्य को धूल चटा दी और न्याय को पूरी तरह से स्थापित किया। आनन्या ने अपनी इस प्रसिद्धि का उपयोग सामाजिक जागरूकता फैलाने और गरीबों की मदद करने के लिए एक नया ट्रस्ट बनाने के लिए किया। महल वापस पहुंचते समय आनन्या ने अपनी खिड़की से शहर की उन लाइटों को देखा जो अब उसे पहले से कहीं अधिक चमकदार और सकारात्मक लग रही थीं, क्योंकि उनमें अब न्याय का एहसास समाया हुआ था। उसे वह रात याद आई जब वह उस ठंडी फर्श पर लेटी हुई थी और उसने महसूस किया कि उस रात की पीड़ा ने ही उसे आज के इस महान और शक्तिशाली व्यक्तित्व में पूरी तरह बदल दिया था। वह अब एक ऐसी नदी की तरह थी जिसने अपना रास्ता खुद बनाया था और जो अब समुद्र में मिलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सिंघानिया पैलेस के गेट पर पहुंचते ही उसका स्वागत हजारों दीपों की रोशनी से किया गया, जो उसके आगमन की खुशी में पूरे रास्ते को बहुत ही खूबसूरती और भव्यता के साथ जगमगा रहे थे। महल के हर कोने में आज उत्सव का माहौल था, क्योंकि उनकी राजकुमारी नहा केवल वापस आई थी, बल्कि एक महान विजेता के रूप में अपना अधिकार और अपना साम्राज्य वापस हासिल करके लौटी थी। आनन्या ने महल के भीतर कदम रखा और अपनी स्वर्गीय मां की तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी जीत की पूरी कहानी उन्हें बहुत भावुक होकर सुनाई। उसने महसूस किया कि उसकी मां की आंखों में भी आज एक अजीब सी चमक और गर्व का भाव था, जो उसे यह आशीर्वाद दे रहा था कि वह अपने जीवन में और भी अधिक सफल और लोकप्रिय बनेगी। उसने अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब रोने का समय बीत चुका है और अब केवल कर्म करने और दुनिया को बदलने का समय पूरी तरह से आ गया है। उसके भीतर का वह रणनीतिकार अब और भी अधिक परिपक्व हो चुका था, जो किसी भी नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। रात के सन्नाटे में आनन्या ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटा और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन उसका मिलना पूरी तरह से निश्चित और अटल होता है। उसने उस डायरी को बंद कर दिया और अपनी अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसके संघर्ष और उसकी इस महान जीत से प्रेरणा ले सके। उसकी आंखों में अब वह सुकून था जो केवल उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी आत्मा को कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं दिया। अगली सुबह आनन्या ने अपनी नई कैबिनेट की बैठक बुलाई, जहां उसने शहर के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए
कई क्रांतिकारी योजनाओं को मंजूरी दी जो आने वाले समय में इतिहास रचने वाली थीं। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े निवेश करने का फैसला किया ताकि कोई भी गरीब बच्चा अपनी गरीबी के कारण अपनी प्रतिभा का गला न घोंट सके और आगे बढ़ सके। उसका विजन अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे समाज के कल्याण के लिए एक समर्पित और कर्मठ नेता बन चुकी थी। सुबह की सुनहरी धूप सिंघानिया पैलेस के विशाल सफेद गुंबदों पर इस तरह चमक रही थी जैसे वे कोई दिव्य मुकुट हों जो आनन्या की नई और महान सत्ता का प्रतीक बन चुके थे। वह अपनी बालकनी में खड़ी होकर उस शांत शहर को देख रही थी जिसे उसने अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प से भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े और जहरीले मकड़जाल से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। हवा में अब पहले जैसी घुटन नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद और न्याय की खुशबू बहुत गहराई से घुली हुई थी जो हर नागरिक के दिल को सुकून दे रही थी। अदालत का अंतिम फैसला कल शाम ही आया था जिसने पूरे देश में न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को एक बार फिर से बहुत मजबूती के साथ बहाल कर दिया था। देविका कपूर को वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर अपराधों के लिए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी जिससे उसका सारा घमंड धूल में मिल गया था। राहुल कपूर को भी अपनी मां के अपराधों में मूक भागीदार बनने और सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा मिली थी जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया। आनन्या ने जेल के उस अंधेरे कमरे में जाकर देविका से एक आखिरी बार मिलने का फैसला किया ताकि वह उस नफरत को हमेशा के लिए अपने मन से मिटा सके। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वह महिला जो कभी रेशमी साड़ियों और हीरों के घमंड में चूर रहती थी अब फटे हुए कैदी के कपड़ों में फर्श पर बेबसी से रो रही थी। देविका की आंखों में अब वह पुरानी आग नहीं थी, बल्कि केवल एक गहरा पछतावा और हार का खौफ था जिसे देखकर आनन्या को केवल दया महसूस हुई। देविका ने सलाखों के पीछे से गिड़गिड़ाते हुए आनन्या से माफी मांगी और कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि उसने एक साक्षात लक्ष्मी का अपमान किया था। आनन्या ने बहुत ही शांति से जवाब दिया कि न्याय कभी भी व्यक्तिगत बदला नहीं होता, बल्कि यह कर्मों का वह फल है जिसे हर इंसान को देर सबेर भुगतना ही पड़ता है। उसने स्पष्ट किया कि फर्श पर सोने की उस रात ने उसे कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसे अपनी असली शक्ति और अपनी जड़ों को पहचानने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया था। जेल से बाहर निकलते समय आनन्या के कदम बहुत हल्के और स्थिर थे क्योंकि उसने अपने अतीत के उस आखिरी कड़वे अध्याय को भी पूरी गरिमा के साथ हमेशा के लिए बंद कर दिया था। उसने अपनी टीम को निर्देश दिया कि कपूर परिवार की जब्त की गई सभी संपत्तियों को एक सार्वजनिक नीलामी के जरिए बेच दिया जाए और उससे प्राप्त धन को गरीबों के कल्याण में लगाया जाए। वह चाहती थी कि जिस धन ने एक परिवार को इतना अहंकारी बनाया था, वही धन अब हजारों बेसहारा लोगों के जीवन में खुशहाली का नया सवेरा लेकर आए। आनन्या ने सिंघानिया फाउंडेशन के तहत एक विशेष परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य उन महिलाओं को कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान करना था जो अपने ससुराल में प्रताड़ना का शिकार होती थीं। उसने उन सभी गांवों में आधुनिक स्कूलों और अस्पतालों का जाल बिछा दिया जहां वह कभी एक साधारण लड़की बनकर रही थी और जहां के लोगों ने उसे प्यार दिया था। उसकी इस दरियादिली ने उसे जनता की नजरों में एक मसीहा बना दिया था और लोग उसे सिंघानिया राजकुमारी की जगह न्याय की देवी कहने लगे थे, जो गौरवपूर्ण था। राजेंद्र सिंघानिया अपनी बेटी के इस महान और परोपकारी रूप को देखकर बहुत भावुक हो गए थे और उन्हें लगा कि उनका जीवन अब पूरी तरह से सफल और सार्थक हो चुका है। उन्होंने महल के मुख्य हॉल में एक भव्य समारोह आयोजित किया जहां उन्होंने आधिकारिक तौर पर सिंघानिया साम्राज्य की पूरी कमान और सभी कानूनी अधिकार आनन्या को सौंप दिए। यह केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि एक ऐसी परंपरा की शुरुआत थी जहां योग्यता और नैतिकता को धन से ऊपर स्थान दिया जाना तय किया गया था। समारोह में देश के सबसे बड़े राजनेता और उद्योगपति शामिल हुए थे, लेकिन आनन्या ने सबसे आगे की कतार में
उन गरीब किसानों और मजदूरों को बैठाया था जिनके हक के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। उसने अपने भाषण में बहुत ही सादगी से कहा कि असली ताकत ऊंचे महलों में नहीं, बल्कि उन लोगों की दुआओं में होती है जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। उसकी बातों ने वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की आंखों को नम कर दिया और हॉल तालियों की गूंज से कई मिनटों तक लगातार गूंजता रहा, जो ऐतिहासिक था। व्यापारिक जगत में भी आनन्या ने अपनी रणनीतिक बुद्धिमत्ता से सिंघानिया ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, जहां अब पूरी दुनिया उनके साथ जुड़ने के लिए कतारों में खड़ी रहती थी। उसने तकनीक और मानवता का एक ऐसा संतुलन बनाया था जिसने व्यापार करने के पुराने और क्रूर तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया था और एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया था। उसके प्रतिस्पर्धी भी उसकी ईमानदारी और उसके साहस के कायल हो चुके थे और वे उसे अपना आदर्श मानकर उसके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे। राहुल कपूर ने जेल से कई पत्र लिखे जिनमें उसने अपनी कायरता के लिए माफी मांगी थी, लेकिन आनन्या ने उनमें से किसी भी पत्र का उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह आगे बढ़ चुकी थी। उसने महसूस किया कि कुछ लोग केवल ठोकर खाने के बाद ही सच को पहचानते हैं, लेकिन तब तक समय की धारा बहुत आगे निकल चुकी होती है और रिश्ते मर चुके होते हैं। उसने राहुल के प्रति अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखी थी, लेकिन उसे अपने जीवन में दोबारा शामिल करने का विचार भी उसके मन में कभी नहीं आया। एक शाम आनन्या उस पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी जहां वह बचपन में अपनी मां के साथ प्रार्थना करने जाया करती थी, और उसे वहां बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसने अपनी बंद आंखों के पीछे उस पूरी यात्रा को दोबारा जिया और महसूस किया कि ईश्वर ने उसे हर कदम पर सुरक्षा और सही रास्ता दिखाने के लिए किसी न किसी रूप में मदद भेजी थी। उसने एक दिया जलाया और उसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया, जो उसके जीवन के सभी पुराने दुखों को अपने साथ दूर बहाकर ले जा रहा था। महल वापस लौटते समय उसने देखा कि शहर की सड़कों पर अब लोग बिना किसी डर के घूम रहे थे और पुलिस की व्यवस्था भी पहले से कहीं अधिक ईमानदार और मुस्तैद दिखाई दे रही थी। यह उस बदलाव का हिस्सा था जो आनन्या ने व्यवस्था के शीर्ष पर बैठकर शुरू किया था और जो अब धीरे धीरे समाज के हर एक स्तर तक पूरी गहराई के साथ पहुंच रहा था। उसने महसूस किया कि एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प वास्तव में पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है, अगर उसका उद्देश्य पवित्र और निस्वार्थ हो। आनन्या ने अपने निजी कक्ष में पहुंचकर अपनी शादी की वह पुरानी तस्वीर फाड़ दी, जो कपूर परिवार के साथ उसके दुखद जुड़ाव की एकमात्र बची हुई निशानी थी, और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने अपनी अलमारी से अपनी मां की वह पुरानी सूती साड़ी निकाली जिसे वह अक्सर कठिन समय में पहनती थी, और उसे अपने सीने से लगा लिया ताकि वह अपनी सादगी को कभी न भूले। उसे पता था कि वैभव कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन इंसान की असली पहचान उसके संस्कारों और उसकी जड़ों से ही हमेशा जुड़ी रहती है। रात के समय जब महल में सन्नाटा छा गया, तब आनन्या ने अपने पिता के साथ बैठकर पुराने एल्बम देखे और उन यादों को साझा किया जिन्हें समय की धूल ने लगभग धुंधला कर दिया था। राजेंद्र ने उसे बताया कि उसकी मां हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी एक ऐसी निडर महिला बने जो किसी भी अन्याय के सामने अपना सिर न झुकाए, और आज वह सपना पूरा हुआ। आनन्या ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और वादा किया कि वह हमेशा सिंघानिया खानदान के मान, सम्मान और उनकी परंपराओं की रक्षा करेगी। कहानी का यह अंतिम पड़ाव केवल एक अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी नई शुरुआत थी जहां न्याय और प्रेम का साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था और बुराई का अंत हुआ था। आनन्या अब सिंघानिया साम्राज्य की वह चट्टान बन चुकी थी जिससे टकराकर कोई भी अन्यायपूर्ण लहर चकनाचूर हो सकती थी, और जो कमजोरों के लिए एक अटूट ढाल की तरह खड़ी थी। उसकी विरासत अब आने वाली सदियों तक उन लोगों को प्रेरित करती रहेगी जो अपनी गरीबी और बेबसी के कारण हार मान लेते थे। आज आनन्या फिर से उसी फर्श की ओर देख रही थी, लेकिन इस बार वह फर्श
किसी महल का नहीं, बल्कि उसकी अपनी सफलता और उसके गौरवशाली चरित्र की एक मजबूत आधारशिला की तरह चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मूंद लीं और महसूस किया कि उसे अब किसी भी बाहरी वैभव की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं एक प्रकाश पुंज बन चुकी थी। पूरे सिंघानिया पैलेस में शांति और संतोष की एक ऐसी लहर व्याप्त थी जो यह बता रही थी कि न्याय का सवेरा अब हमेशा के लिए यहां ठहर गया है।